Good morning, everyone. I hope everyone is fine and I hope you must be great today. आज मैं आप लोग के सामने टिश्यू चैप्टर डिस्कस करने वाला हूं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन बायोलॉजी। वेरी इंटरेस्टिंग बात है कि जो चीजें आप क्लास 9th में पढ़ते हैं सीबीएसई बोर्ड में, बिल्कुल एज इट इज 90% चीजें, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो फिजिक्स हो। बायोलॉजी में तो मैं मतलब 100% श्योर हूं कि 90% यही चीजें कैरी फॉरवर्ड होंगी क्लास 11th की बुक में, क्लास 11th के सिलेबस में, चैप्टर में, जो आप टिश्यू चैप्टर में आप डिस्कस करने वाले हैं। इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे मेनली अबाउट प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू में हम लोग जो डिस्कस करेंगे आज, सारे क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, हम उन सभी टिश्यूज के स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, डिफरेंशिएशन की बात करेंगे। एंड देन इस टिश्यू में जो अगर आप हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले जो टर्म टिश्यू की अगर हम बात करें तो दिस वाज गिवन बाय ज़ेवियर बिचैट। ही वाज अ साइंटिस्ट बेसिकली फ्रॉम ब्रिटिश। इन 1801 इन्होंने ये टर्म दिया टिश्यू। और जब भी हम टिश्यू पढ़ते हैं तो उसके लिए एक अलग से ब्रांच है बायोलॉजी में जिसको हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। इट मींस द स्टडी ऑफ टिश्यू इज सेड टू बी एज हिस्टोलॉजी। जैसा कि मैंने अभी जस्ट बोला भी आपसे, मैंने आपको बताया कि आज जो हमारा टॉपिक है मेनली ये टॉपिक हमारा जो बेस्ड है वो प्लांट टिश्यू टॉपिक पे है, जिसमें हम लोग सारी चीजें डिस्कस करेंगे प्लांट्स के बारे में। सो अगर हम प्लांट टिश्यू को डिफरेंशिएट करें, और ये बहुत ही आसान होता है अगर आप किसी भी टॉपिक को फ्लो चार्ट के फॉर्म में अगर डिस्कस करते हैं, तो आई एम गोइंग टू शो हाउ द टिश्यू विच इज बेसिकली द प्लांट टिश्यू आर डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस कैरेक्टर्स। पहले तो हम बात करेंगे उसके ग्रोथ के बेस पे कि हाउ दे आर गोइंग टू बी डिवाइडेड, क्लासिफाइड। तो प्लांट टिश्यू को क्लासिफाई किया गया, दिस इज व्हाट द क्लासिफिकेशन वी हैव फॉर द प्लांट। एक को बोला गया डिवाइडिंग टिश्यू। डिवाइडिंग मतलब ये बहुत ही आसान सा तरीका है जिसको आप इजीली लर्न कर सकते हैं। मतलब एक टिश्यू जो डिवाइड कर रहा है, जिसमें ग्रोइंग कैपेसिटी है, जिसमें क्या है, ग्रोथ है, या इसको हम लोग कह सकते हैं simply growing tissue or having some growth, they have a differentiation, और फिर जो दूसरा वर्ड है इसके लिए it is permanent। permanent का क्या मतलब हो गया, ग्रोथ इसमें कंप्लीट हो गया। it means a tissue which has a growing capacity, which has a dividing capacity, जो सेल्स हैं उसमें ग्रोथ हो रहा है, जो उसका न्यूक्लियस है वो बहुत ज्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव है, उसमें बहुत फास्ट ग्रोथ हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, तो दे आर डिवाइडिंग। और इसको एक टेक्निकल नाम दे दिया गया जिसको बोला गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या बोला गया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक इट मींस द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड द परमानेंट टिश्यूज आर द two kind of tissue on the basis of their growing ability. A plant is going to be differentiated, classified, meristematic and permanent. और permanent को हम लोग non dividing भी कह सकते हैं, non dividing tissue, non dividing tissue, ठीक है। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात अगर हम करते हैं तो हम सिंपली अगर रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, हम उसके ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो ये वो सेल्स हैं जिसमें न्यूक्लियस का जो रोल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो में, आपको ऊपर लिंक मिलेगा सेल चैप्टर का, जहां मैंने आपको वो चीज मेंशन कर रखी है। उसके थ्रू आप सेल के टॉपिक को भी डिस्कस कर सकते हैं, उसको आप देख सकते हैं कि कैसे हाउ द डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन द सेल्स। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में अगर आप डिस्कस करें, आप अगर इसको देखिए ध्यान से समझें, तो दीज टिश्यूज आर बेसिकली अनडिफरेंशिएटेड। अनडिफरेंशिएटेड मतलब इनका कोई प्रॉपर शेप एंड साइज नहीं है। क्या है, अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू। अनडिफरेंशिएटेड ये पूरा का पूरा टिश्यू है। और जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इज हाईली एक्टिव। हाईली एक्टिव, मैंने अभी एक वर्ड यूज किया आपके सामने, मेटाबॉलिकली एक्टिव। मेटाबॉलिकली एक्टिव का मतलब हो गया उसके अंदर जो बायोलॉजिकल प्रोसेस हो रहे हैं, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हो रही हैं। अगर आप कंपेयर करेंगे परमानेंट टिश्यू को मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में न्यूक्लियस का रोल जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि उसको बहुत ज्यादा ग्रो करना है। अगर ग्रोथ करना है तो दे नीड मोर प्रोटीन, मोर कार्बोहाइड्रेट, मोर लिपिड एंड फैट्स। तो ऑब्वियसली वो सारे बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो एक सेल में होनी चाहिए, बहुत वो रैपिड
प्रोसेस के थ्रू होगा ताकि सेल्स का प्रॉपर ग्रोथ हो सके, सेल की सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल की जा सके, राइट। तो दिस इज फॉर द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, न्यूक्लियस इज हाईली एक्टिव। इसका जस्ट अपोजिट अगर हम देखते हैं तो यहां एक टिश्यू जो अनडिफरेंशिएटेड है वो फाइनली डिफरेंशिएटेड हो जाएगा। अब ये दो वर्ड्स हैं जो थोड़ा सा आप इसको समझिए जरा। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब हो गया कि उसके पास अभी प्रॉपर शेप एंड साइज नहीं मिला है, देयर में बी द चांस कि उसमें और ज्यादा ग्रोथ हो जाए, हो सकता है उसका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, हो सकता है उसका जो सेल वॉल है उसमें थोड़ी बहुत और चेंजेस आने की पॉसिबिलिटीज हैं। तो दैट्स व्हाई द टर्म इज देयर अनडिफरेंशिएटेड। वही परमानेंट में क्या हो गया, फुली डिफरेंशिएटेड, फुली डिफरेंशिएटेड। मतलब एक चीज और थोड़ा बहुत बच्चों में कंफ्यूजन रहता है, एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि यही वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो परमानेंट में फर्दर मतलब कन्वर्ट होता है, ऐसा आप कह सकते हैं याद रखने के लिए कि एक टिश्यू जिसमें ग्रोइंग कैपेसिटी अगर खत्म हो जाती है, उसका ग्रोथ अगर रुक जाता है, सेल जिसकी डिवाइडिंग कैपेसिटी बहुत रैपिड है, बहुत फास्ट है, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली स्लो डाउन हो जाता है। तो इसका मतलब हो गया एक सेल परमानेंट सेल हो जाएगा जब उसमें ग्रोइंग कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। व्हेन द सेल लॉस्ट इट्स डिवाइडिंग कैपेसिटी, इट मींस दैट सेल व्हिच इज योर मेरिस्टेमेटिक सेल्स इन द केस ऑफ प्लांट टिश्यू will get converted into the permanent tissue. I hope you understand this. तो दिस इज फॉर द डिवाइडिंग टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब इसको फिर क्लासिफाई किया गया, डिफरेंशिएट किया गया कि अगर प्लांट्स में ग्रोथ है, प्लांट्स अगर अर्ली ग्रोथ के फेज में है, तो उनमें जो ग्रोथ होगी वो तीन अलग अलग कंडीशंस में होगी, तीन अलग अलग ढंग से होगी, है ना। तो उस ग्रोथ को ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पोजीशन भी डिफरेंशिएट किया गया, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। अभी प्राइमरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ। लेकिन उससे पहले हमें यह जाने कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को तीन पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया, एग्जैक्टली वेयर इट लोकेट्स, ठीक ना, पोजीशन के बेस पे। मैं यहां लिख दे रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। अब अगर इसको ट्रिक की बात करें, एक हम ट्रिक आपको दे रहा हूं यहां पे, अली, क्या याद रखना है, अली। हिंदी में मैंने लिख दिया यहां पे अली, मतलब ALI। अब ये अली क्या है भाई, तो अली A फॉर एपिकल, L फॉर लैटरल, एंड द थर्ड वन इज इंटरकैलरी। Apical, lateral and intercalary. And basically this classification is on the basis of where that meristematic tissue present in the plant. Apical word जो है वो word बना है apex से। apex का मतलब होता है टिप। अगर ये प्लांट है मान लीजिए and this is the root of the plant, तो ये रूट के टिप पे होगा। अगर ये लीफ है तो ये लीफ के टिप पे होगा। अगर ये स्टेम है, ब्रांचिंग है, तो ये ब्रांच के टिप पे होगा। दैट मींस इफ द टिश्यू इज देयर व्हिच इज ऑलमोस्ट एट द टिप ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट, इट मींस दैट इज कॉल्ड एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक वर्ड बार बार क्यों आ रहा है, क्योंकि ये वो सेल्स हैं, ये वो टिश्यूज हैं जिसमें ग्रोथ का जो रेट है वो हमेशा फास्ट रहेगा। ये हमेशा जो सेल्स हैं वो बार बार डिवाइड करती रहेंगी, या यूं कह लीजिए बायोलॉजी के टर्म में, टेक्निकल वर्ड हम लोग कहते हैं, उन सेल्स में सेल डिवीजन चलता रहेगा। दैट्स व्हाई द वर्ड इज देयर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, डिवाइडिंग टिश्यू, ग्रोइंग टिश्यू, एंड द टर्म इज एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इट मींस द सेल or the tissue that have the location is at the tip, at the the part of the stem, root and leaves, so they are called apical meristematic tissue. यहाँ पे क्वेश्चन बनता है व्हाट इज प्राइमरी ग्रोथ, ध्यान में रखना है इस बात को। प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ, यही सब चीजें आप क्लास 11 पे भी डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा ब्रॉड हो जाएगा, वहां पे चीजें थोड़ी सी और वास्ट हो जाएंगी, लेकिन एज इट इज रहेंगी, कोई टर्म वहां बदलना नहीं है। तो सो इफ यू वांट्स टू अंडरस्टैंड द प्राइमरी ग्रोथ, तो यू हैव टू लुक इनटू द एपिकल मेरिस्टेम। क्योंकि जब भी टिप में ग्रोथ होगा, तो क्या करेगा, हाइट बढ़ाएगा। इट विल इंक्रीज द हाइट एंड लेंथ ऑफ द प्लांट। मतलब एक टिप पे है, सेल डिवाइड करेगा, ग्रो करता जाएगा, तो ये जो स्टेम का पार्ट है वो ऊपर की तरफ ग्रो करेगा, और जो रूट का पार्ट है वो नीचे की तरफ ग्रेजुअली ग्रो करता जाएगा। तो दिस इज व्हाट द एपिकल मेरिस्टेम एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ। मतलब मैं यहां शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, present at tip of the
टिप ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स, राइट, थिक लीव्स, एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ। ये भी हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रोथ। अगर मैं आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाऊं, आप जस्ट सी द स्ट्रक्चर। मान लीजिए ये रूट है, ठीक ना, रूट मैंने दिस इज फॉर द ग्रेविटी, मतलब ये अर्थ हो गया, अर्थ पार्ट हो गया, ये मैं यहाँ आपके सहूलियत के लिए मैंने लिख दिया है। ये सारे रूट हेयर्स हो गए, ठीक है, ये रूट हेयर्स हो गए, ठीक। तो ये जो टिप पार्ट है, बिल्कुल टिप, दिस कंसिस्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। क्या है इसमें? दिस कंसिस्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। क्योंकि मैं रूट की बात कर रहा हूं, मैं रूट डिस्कस कर रहा हूं, तो सिंपली मैं रूट ही दिखाऊंगा। फिर उसके बाद ये साइड में है, क्या है ये? साइड में, जिसको हम लोग लैटरल पार्ट कहते हैं। तो दिस पार्ट इज कॉल्ड लैटरल टिश्यू, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसको एक और नाम दिया गया हायर क्लास में, इसी को हम कैम्बियम भी कहते हैं, ये याद रखना है, इसी को हम कैम्बियम। वही अगर हम इंटर कैलोरी पोजीशन की बात करें, है ना, इंटर कैलोरी पोजीशन, जो बीच वाला पार्ट है हमारा, ठीक है, उस बीच वाले पार्ट को हम इंटर कैलोरी पार्ट कहेंगे। तो दिस पार्ट यू नो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रांचिंग ऑफ द सेम, इंटर कैलोरी मेरिस्टेम। ये मेनली नोड और इंटर नोड पे होता है। जैसे अगर हम आपको ऐसे बताऊं मैं कि ये मेन पार्ट है प्लांट का, मेन ट्रंक है, ये अगर स्टेम है तो इंटर कैलोरी का जो रोल होता है वो इस पार्ट पे, मतलब जहां से स्टेम इमर्ज हो रहा है उस पार्ट को नोड कहते हैं। अगर कई सारी ब्रांचिंग है तो दो नोड के बीच के डिस्टेंस को हम इंटर नोड कहते हैं। ये यहां मैं एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना दूं, तो ये अगर प्लांट का रूट है, ये स्टेम है, ठीक ना, तो ये हो गया हमारा नोडल पार्ट या नोड कह रहे हैं। तो दो नोड के बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब दिस वन, इसको हम इंटर नोड कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटर नोड कहते हैं। तो सो दिस इज फॉर द पोजीशन ऑफ द एपिकल, लैटरल एंड इंटर कैलोरी। एपिकल टिप पे, लैटरल साइड में, इंटर कैलोरी बीच में होगा, जिसका अलग अलग रोल है। लैटरल मेरिस्टेम्स को हम कैम्बियम कहते हैं, जो सेकेंडरी ग्रोथ में विड्थ बढ़ाने में इंपॉर्टेंट रोल करता है, प्ले। मैं यहां लिख दे रहा हूं सेकेंडरी ग्रोथ, मैं शॉर्ट कर रहा हूं यहां पे, सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है, जिसको हम विड्थ का बढ़ना भी कहते हैं और गर्थ का। यहां क्या है? प्राइमरी ग्रोथ, मतलब ये वन वर्ड में एमसीक्यू बन गया। एपिकल मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ, while the lateral meristem is responsible for secondary growth. So this we need to understand. Okay? तो इसको आप आराम से समझ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। So now we have permanent tissue. अभी डिस्कस किया हम लोगों ने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस परमानेंट टिश्यू। परमानेंट वर्ड खुद अपने आप को डिफाइन कर रहा है, देखिए, मतलब एक टिश्यू जिसमें ग्रोथ की चांसेस बिल्कुल 9 के बराबर है, वही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या हो रहा है? परमानेंट में कन्वर्ट हो रहा है, जब अपनी वो ग्रोइंग कैपेसिटी लॉस्ट कर रहा है ना। परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो रहा है कौन सी टिश्यू? व्हेन इट लॉस्ट इट्स डिवाइडिंग कैपेसिटी और ग्रोइंग टिश्यू, मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही परमानेंट में कन्वर्ट हो रहा है, राइट। फिर सेल में हैव थिन और थिक सेल वॉल। कभी कभी क्या हो रहा है ना, कई सारे ऐसे परमानेंट टिश्यूज हैं जिसमें ग्रोथ के चांसेस होते हैं, ठीक ना। अगर कोई मतलब यू नो इट नीड्स अ रीजनरेशन, टूट गया या कट गया या कोई प्रॉब्लम हो गई टिश्यूज में, तो ऐसे सेल्स के पास या ऐसे टिश्यूज के पास कुछ ऐसे भी कंपोनेंट होते हैं टिश्यू के जिसमें ग्रोइंग कैपेसिटी होती है। एंड दैट्स व्हाई वी से द सेल में हैव थिन और थिक सेल वॉल। थिक होगा मतलब कंप्लीटली डेड है, उसमें ग्रोथ नहीं होगा, उसके सेल्स में डिवीजन बिल्कुल नहीं होंगे। इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया है सेल में भी लाइव और डेड, मेटाबॉलिकली लेस एक्टिव होगा। अभी जैसा कि मैंने बताया था कि अगर हाईली एक्टिव है मतलब सेल्स के पास डिवीजन की कैपेसिटी है, उसमें सेल डिवीजन होगा, उसमें ग्रोथ होगा। लेकिन जैसे ही मेटाबॉलिकली एक्टिव लेस हो गया, इसका मतलब वही कैरेक्टर जो है, न्यूक्लियस का साइज ग्रेजुअली छोटा हो जाएगा या न्यूक्लियस बिल्कुल गायब हो जाएगा। तो ऐसे सेल्स में जो मेटाबॉलिक रेट ऑफ एक्शन होगा बिल्कुल 9 के बराबर होगा। दैट्स व्हाई आई जस्ट मेंशन हियर मेटाबॉलिकली लेस एक्टिव। यहां मैंने लिख दिया है न्यूक्लियस मे और मे नॉट प्रेजेंट, ये याद रखना है। अगर न्यूक्लियस है तो की पॉसिबिलिटीज होंगी उसके ग्रोथ की, उसके डिवीजन की, लेकिन अगर बिल्कुल खत्म हो गया, अगर डिसअपियर कर गया है, मतलब वो कंप्लीटली नाउ इट टर्न्स इनटू द डेड टिश्यूज
and that will be the permanent tissue. तो एक चीज ध्यान में रखना है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में there is a chance of dividing capacity, there is a chance of the growing capacity 100%, while in the case of permanent tissue दोनों चीजें हैं वहां। मेरिस्टेमेटिक में कभी कोई डेड टिश्यूज नहीं है, लेकिन परमानेंट में डेड भी है और लिविंग भी है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ वी हैव क्लासिफिकेशन ऑफ परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट, एंड द लास्ट वन इज अ स्पेशल परमानेंट टिश्यू। स्पेशल जो है वो आपको नहीं पढ़ना है, आपकी क्लास में नहीं है, खास के क्लास 9th में, बट इट इज इन देयर इन 11th क्लास। नीट के बच्चों के लिए भी ये वीडियो बिल्कुल 100% कारगर साबित होने वाला है। आई प्रॉमिस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोथ 9th क्लास एंड द क्लास 11th, एज वेल एज फॉर दोज यू नो द नीट एस्पिरेंट जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनके लिए भी ये टॉपिक बिल्कुल रामबाण होने वाला है, अमृत बनने वाला है। सो सिंपल परमानेंट वर्ड क्यों दिया? क्योंकि इसके जो सेल्स होंगे ना बिल्कुल एक ही जैसे होंगे, सिंपल होंगे, उसमें कहीं कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा, हर सेल के पास एक कोई स्पेशल फंक्शन होगा, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सिंपल परमानेंट। इसको फिर से डिफरेंशिएट किया गया है कि हाउ इट इज गोइंग टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। इट मे बी सपोर्टिव टिश्यू, मतलब प्रोटेक्शन है उसका काम, मैकेनिकल सपोर्ट देना उसका काम है, एंड द नेक्स्ट वन मे बी द प्रोटेक्टिव कंडीशंस, वो ग्रोथ को रोकेगा, प्लांट्स को प्रोटेक्ट करेगा अलग अलग इडेफिक फैक्टर से, एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर से, अलग अलग कंडीशन से, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द सपोर्टिंग कैरेक्टर, मतलब अगर वो प्लांट सपोर्टिव है उसको फिर से क्लासिफाई किया गया, उसको बोला गया पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, एंड देन द लास्ट वन इज अ स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू, या स्क्लेरेन्काइमेटस भी आपको कुछ बुक्स में मिलेंगे, तो आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। अब इस पैरेन्काइमा को क्लासिफाई किया गया अकॉर्डिंग टू 9th क्लास एनसीईआरटी बुक। क्लोरेन्काइमा क्यों बोला? तो बिकॉज दीज आर दोज पैरेन्काइमा, ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या कहा। Chlorenchyma is a type of parenchyma which consists of chlorophyll, मतलब अगर क्लोरोफिल है इसका मतलब वो पैरेन्काइमा नहीं कहलाएगा, that will turn into the name chlorenchyma. It means parenchyma is responsible for photosynthesis. That's why the certain type of tissue which has a large number of plastid, large number of chlorophyll, and they are going to perform a photosynthetic process to produce food for the plants. So that is called as a chlorenchyma tissue या chlorenchymatous tissue. Now it is also classified if it consists of air sac, मतलब छोटे छोटे जो होंगे वो वैक्यूल्स टाइप के स्ट्रक्चर्स होंगे जिसमें एयर बबल्स होंगे, और ये वो टिश्यूज हैं जो मोस्टली एक्वेटिक प्लांट्स में, याद रखना है हमें, एक्वेटिक प्लांट जिसको हम हाइड्रोफाइट्स भी कहते हैं, लाइक हाइड्रा इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द एक्वेटिक प्लांट। तो उन एक्वेटिक प्लांट्स में ये मैं यहां लिख दे रहा हूं हाइड्रोफाइट्स, मतलब वो प्लांट जो प्लांट पानी में रहते हैं, उनके लीफ में, उनके टिश्यूज में देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ एरेनकाइमेटस टिश्यू व्हिच इज आल्सो वन ऑफ द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ पैरेन्काइमा। बहुत सारे एयर सैक हैं, इसीलिए वो फ्लोट करने में बायंसी फोर्स क्रिएट करेगा, फ्लोट करने में वो हेल्प करेगा, तैरने में हेल्प करेगा। जो भी प्लांट सबमर्ज्ड है या जो एक्वेटिक है, वहां एरेनकाइमा विल बी द वन ऑफ द क्लासिफाइड modified form of parenchymatous tissue. The next one is the collenchyma. ये याद रखना है, मेरी ऑडियो जहां पे बहुत काम आएंगे, क्योंकि यहां मैं सारी चीजें लिख नहीं रहा हूं। collenchyma टिश्यू जो है वो मोस्टली लीफ के बेस में होगा, है ना, लीफ के बेस में है, स्टेम्स में होंगी, एंड इट्स मेन फंक्शन इज व्हाट द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द प्लांट। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब हो गया कि अगर हवा चल रही है तो लीफ आप हिलते हुए देख रहे हैं, इसका मतलब वहां पे collenchyma काम कर रहा है ताकि वो टिश्यू जो है या वो जो लीफ है वो टूटे नहीं, टूट के गिरे नहीं, मतलब collenchyma provide flexibility, right? And the last one is sclerenchyma. Sclerenchyma is a completely dead tissue जो बाहर की तरफ होती हैं, ये ध्यान रखना है। Now we have protective tissue, epidermis and core. These are the two classification. Epi का मतलब upper, dermis का मतलब layer. Most of the plant tissue is having epidermal tissues. मोटी सी एक यूनिफॉर्म लेयर होती है जो प्रोटेक्टिव होता है, सपोर्टिव होता है, दोनों चीजें वहां यूज करते हैं टेक्निकली। नाउ वी हैव अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब कॉम्प्लेक्स क्यों कहा? कॉम्प्लेक्स इसीलिए कहा कि वहां कोई यूनिफॉर्म टाइप ऑफ सेल्स नहीं है, एक ही जैसे सेल्स नहीं है, अलग अलग तरह के सेल्स हैं। अगर एक वर्ड अगर हम बोल रहे हैं फ्लोएम, तो फ्लोएम डू नॉट कंसिस्ट ऑफ द सिंगल टाइप ऑफ टिश्यू, 4 तरह के हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, सीव ट्यूब, कॉम्पेनियन सेल्स, ये 4 अलग अलग कंपोनेंट्स हैं फ्लोएम के। दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी एज अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। मतलब बड़ा अजीब है, हर अलग अलग फंक्शन अलग अलग टिश्यूज कर रहा है। कॉम्पेनियन सेल्स का काम अलग है, हेल्प करना, सीव ट्यूब का काम है ट्रांसपोर्ट करना, कॉम्पेनियन सेल्स का काम अलग हो गया,
फ्लोएम फाइबर का काम अलग हो गया, वो डेड टिश्यूज हैं, वो हार्ड प्रोवाइड करता है, हार्डनेस देता है प्लांट्स को, सपोर्ट करता है रूट्स और स्टेम्स को ताकि फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो सके। तो सो वी हैव अगेन द 4 टाइप्स ऑफ फ्लोएम, दैट इज द फ्लोएम पैरेन्काइमा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, फिर वी हैव फ्लोएम फाइबर, देन वी हैव अ सीव ट्यूब एंड देन वी हैव कॉम्पेनियन सेल्स। ठीक, अब काम क्या है इसका? टू ट्रांसपोर्ट व्हाट? ट्रांसपोर्ट फूड, ट्रांसपोर्ट फूड। फ्लोएम का काम क्या है? टू ट्रांसपोर्ट फूड इन द प्लांट। सो वी हैव फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, सीव ट्यूब एंड कॉम्पेनियन सेल्स। इसमें जो इकलौता ये जो फाइबर देख रहे हैं ना, इट इज नॉन लिविंग, ये याद रखना है, ये नॉन लिविंग है, और जो 3 बच गए दे ऑल आर लिविंग। मतलब ये कि जो मैक्सिमम पार्ट है फ्लोएम का वो लिविंग है, और वहीं उसी के अपोजिट जाइलम में मैक्सिमम पार्ट जो हमारा है वो डेड है। जाइलम फाइबर पहला हो गया जाइलम पैरेन्काइमा, दूसरा हो गया जाइलम फाइबर, एंड तीसरा हो गया ट्रैकीड्स। जाइलम ट्रैकीड्स भी कुछ बुक्स में मिलेंगे आपको, एंड द लास्ट वन इज जाइलम वेसल्स, जाइलम वेसल्स। इसमें ये तीनों क्या है? डेड है, नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग, एंड द ओनली वन विच इज द जाइलम पैरेन्काइमा इज लिविंग। लिविंग जैसे ही है, इसका मतलब ये हेल्प करेगा ग्रोथ में। अगर कोई रप्चर हो गया, अगर कोई प्रॉब्लम हो गई टिश्यूज को, तो वहां पे वो ग्रोथ में हेल्प करेगा। एंड द लास्ट वन इज अ स्पेशल परमानेंट टिश्यू। इसमें क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ द लैटिफेरस टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू एंड हाइडेथोर टिश्यू। ये हायर क्लासेस में है, तो इतना इसको जानने की जरूरत नहीं है। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज परमानेंट टिश्यू। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट टिश्यू। आई होप ये आपके बहुत काम का है। मेरी इस वीडियो को बिल्कुल 100% कोशिश करिए सब तक पहुंचे, पूरी दुनिया में पहुंचे, जहां जहां भी हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम के बच्चे पढ़ते हैं, सो दैट दे कैन सब्सक्राइब माय चैनल, एंड आई होप यू मस्ट सब्सक्राइब दिस, दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग द। और अगर बहुत पहले आपको मेरी वीडियो चाहिए तो आप बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी वीडियो आप तक पहले पहुंचे। इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिए ताकि वो बच्चे जो फाइनेंशियली वीक हैं, फाइनेंशियली पुअर हैं, उनके ये काम आ सके। थैंक यू। सो नाउ वी हैव अ न्यू टॉपिक, प्राइमरी ग्रोथ। जैसा कि जस्ट मैंने आपको बताया है कि प्राइमरी ग्रोथ इज जस्ट बिकॉज ऑफ द एलोंगेशन ऑफ एपिकल मेरिस्टेम्स। प्लांट्स में जो टिप पे है टिश्यू, चाहे वो स्टेम हो, चाहे वो रूट हो, चाहे वो लीव्स हो, तो दैट इज हेल्प्स इन द एलोंगेशन। और एलोंगेशन का मतलब ही होता है प्राइमरी ग्रोथ। मतलब हम सिंपली यहां हम लिख सकते हैं, इट इज अ काइंड ऑफ ग्रोथ दैट सपोर्ट इन इंक्रीजिंग द हाइट ऑफ द प्लांट, है ना। तो मैं यहां लिख दूं सिंपली, पहला पॉइंट रेस्पॉन्सिबल टिश्यू इज एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम मैंने यहां शॉर्ट कर दिया है, तो डोंट गेट कंफ्यूज, है ना। एपिकल मेरिस्टेम। उसके बाद देन वी हैव व्हाट? इंक्रीज इन हाइट, इंक्रीज इन हाइट और लेंथ, इंक्रीज इन हाइट और लेंथ, इंक्रीज इन हाइट ऑब्लिक लेंथ ऑफ प्लांट्स पार्ट में लिख दूं, ज्यादा आसान होगा आपके लिए, है ना। प्लांट्स पार्ट मतलब सिंपली मैं यहां यह भी कह सकता हूं, एक और पॉइंट जो लास्ट पॉइंट होगा ये हो, ड्यू टू, मतलब जो प्राइमरी ग्रोथ है हमारा, इट इज ड्यू टू elongation of, it is due to elongation of apical, it is due to elongation of apical meristematic tissue। तो आपको ये समझ में आ गया होगा ये कि जो प्राइमरी ग्रोथ है वो लेंथ और हाइट का बढ़ना है, and it is because of the meristematic tissue, and that special meristematic tissue, or we can say the tissue which is responsible for increase in height is basically apical meristematic tissue. These are thin cell walled, इसमें जो मेम्ब्रेन होगी वो थिन होगी, the cells are compactly arranged, हाँ ये पॉइंट भी मैं लिख दूं, है ना। cells are compactly arranged, है ना, compactly arranged, cells have thin wall, cells have thin, जो ये पतली होगी तभी वो ग्रोथ कर सकती है, ये ध्यान रखना है। थिन सेल वॉल और मेम्ब्रेन,
भाई थिन होगा तो वो इजीली ग्रोथ कर सकता है, उसके ग्रोथ में कहीं से भी वो हार्म नहीं करेगा, एंड दैट्स व्हाई दे आर सेड टू बी एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और इसके जो सेल्स होंगे, नॉर्मली अगर आप सेल के शेप की बात करते हैं तो ये हम लोग बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं जूनियर क्लासेस में, प्लांट्स और एनिमल सेल्स में। जो प्लांट सेल्स हैं तो सेल्स आर पॉलीगोनल शेप, पॉलीगोनल शेप। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है प्लांट्स और एनिमल सेल्स के लिए, कि जो प्लांट सेल्स होती हैं वो पॉलीगोनल होती हैं, जबकि एनिमल सेल्स जो होंगी वो ओवल शेप होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ये याद रखना चाहिए मुझे लगता है आपको। पॉलीगोनल मतलब कई सारे एंगल्स होंगे उसमें, है ना। पॉलीगोनल ओवल होता है एनिमल में, पॉलीगोनल होता है प्लांट में। देन वी हैव सेकेंडरी ग्रोथ। वी हैव व्हाट ग्रोथ? सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ मैंने आपको बता दिया, दैट इज द नेक्स्ट वन इज द सेकेंडरी ग्रोथ। अब इसमें क्या है? तो इसमें क्या है? द लैटरल मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल, है ना। लैटरल मेरिस्टेम इन्वॉल्व, है ना, ठीक। इसी को आप कैम्बियम भी कहते हो, मैंने लिखा है आपको अभी जस्ट अभी आपके पास होंगे नोट्स, आपको ये कॉपी करना चाहिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर द नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ द सेकेंडरी ग्रोथ अकर। तो इंक्रीजिंग विड्थ, है ना, इंक्रीजिंग विड्थ, या हम गर्थ भी कह सकते हैं, है ना। इंक्रीजिंग विड्थ ऑब्लिक गर्थ ऑफ द स्टेम। बेसिकली हम स्टेम से ही कोरिलेट करते हैं कि अगर थिकनेस बढ़े, अगर मोटाई बढ़ता है प्लांट में, अगर आप उसके ग्रोथ की बात करते हैं और उसकी मोटाई में अगर ग्रोथ हो रहा है, तो दैट टाइप ऑफ ग्रोथ इज सेड टू बी एज अ सेकेंडरी ग्रोथ। और इस सेकेंडरी ग्रोथ के लिए जो रिस्पॉन्सिबल टिश्यू है वो कौन सा है? यहां मैंने अंडरलाइन कर दिया है, विच इज योर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, विच इज अ काइंड दैट इज योर लैटरल, जिसको आप एक और नाम देते हो, इसी को आप कैम्बियम भी कहते हो, है ना। कैम्बियम, मैं बार बार ये इसीलिए लिख रहा हूं कि आपको ये याद हो जाए कि lateral meristem is also known as cambium tissue. So this is the basic difference between primary and secondary growth. I hope you must understand कि how these cells are classified. अब अगर एक हम छोटा सा स्ट्रक्चर बना दें आपको प्लांट्स के सेल्स की, है ना, तो आप ये देख लीजिए सेल्स का जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह का आपको मिलेगा, है ना। सब में न्यूक्लियस होंगी, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हैं, ठीक है। सब में न्यूक्लियस होंगी, न्यूक्लियस का साइज बड़ा होगा ताकि वो मेटाबॉलिकली एक्टिव रह सके। तो दिस इज व्हाट द टाइप ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये मैंने बना दिया, एक बहुत ही रफ स्केच है, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है तो आप लोग हंसिएगा नहीं, है ना। तो दिस इज व्हाट द एवरी सेल कंसिस्ट ऑफ द न्यूक्लियस एंड दीज न्यूक्लियस आर ऑलवेज सेंटर्ड। ये ध्यान में रखना है, ये एक यूनिक डिफरेंस है। और दीज आर व्हाट? दीज आर साइटोप्लाज्म। ये जो ब्लैक मैंने जो डॉट डॉट बना दिया है, दीज आर व्हाट? दीज आर द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। साइटोप्लाज्म क्या है? द फ्लूइड ऑफ द सेल। प्लाज्म का मतलब होता है फ्लूइड, जिसको आप मैट्रिक्स से भी कोरिलेट करते हो। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं, इट इज साइटोप्लाज्म, दिस इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, है ना। न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन एंड दिस इज फॉर द सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। अभी फिलहाल समझाने के लिए आपको, बाद में वी कैन डिस्कस अबाउट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। तो दिस इज व्हाट द प्राइमरी ग्रोथ एंड सेकेंडरी ग्रोथ।